कैंसर क्या होता है? इसी गांठ को हम लोग कैंसर का नाम देते हैं। सबसे खतरनाक रूप कौन सा होता है? किस स्टेज पे है कैंसर के लक्षण क्या होते हैं? शुरुआत में कैंसर के कोई लक्षण नहीं होते। कभी कभी पेशाब में खून आ जाना, कभी कभी लैट्रिन के रास्ते खून आ जाना। कौन कौन से टेस्ट होते हैं बेसिकली? तो एक तो बायोप्सी करते हैं। तो लोग बायोप्सी कराने से बचते हैं बहुत ज्यादा, ऐसा क्यों होता है? बायोप्सी का ये मतलब नहीं कि हम कैंसर को छेड़ रहे हैं। क्या हर एक गांठ कैंसर ही होती है? कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है। किडनी के कैंसर को किस स्टेज तक सुरक्षित बचाया जा सकता है? आज के टाइम में किडनी का कैंसर लाइफ थ्रेटनिंग नहीं रह गया है। अगर कोई स्मोकर है तो रिस्क है। धूम्रपान करने से और शराब का सेवन करने से कैंसर होता है वास्तव में? 5 साल 7 साल के बच्चे में भी कैंसर होता है। कैंसर के इलाज के मुख्य तरीके कौन कौन से होते हैं? कैंसर के इलाज के मुख्य तरीकों की बात करें तो हमारे शरीर में बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं चल पाता, लेकिन कुछ वक्त बाद जब वो बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उसके बारे में हमें पता चलता है, लेकिन तब तक बात हाथ से निकल चुकी होती है। यानी कि मनुष्य का जो शरीर है उसमें विकार अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उन्हीं बीमारियों में से एक सबसे खतरनाक बीमारी है कैंसर। कैंसर को लेकर अलग अलग तरह की भ्रांतियां हैं लोगों के पास, अलग अलग तरीके के सुझाव भी हैं, कुछ लोगों के पास इसके उपाय भी हैं। लेकिन सही मायने में कैंसर क्या होता है, इसका सही इलाज क्या होता है, कैंसर पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मणिपाल हॉस्पिटल से डॉक्टर कुंदन हमारे साथ आज द गौरव शर्मा शो में आए हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि ये कैंसर क्या होता है? कैंसर एक शब्द है बीमारी का। इसमें अलग अलग तरह के कैंसर से रिलेटेड बीमारियां होती हैं। कैंसर होता क्या है कि जैसे एक आपका सेल होता है, शरीर की कोशिकाएं हैं, वो नॉर्मली ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं, अपना काम करती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। अगर इनमें कोई विकार आ जाए, कोई त्रुटि आ जाए तो सेल जो है वो सिस्टम ऐसा बना है कि वो सेल ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर इस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए जिससे वो विकार वाला सेल अपने आप डेवलप होता रहे, वो ख़त्म ना हो और वो बार बार ग्रो करके गांठें बनाना शुरू करे, तो वो आपके नॉर्मल सिस्टम से एक डेविएशन होकर अलग हो जाता है। इसी गांठ को हम लोग कैंसर का नाम देते हैं। आपने कहा कैंसर अलग अलग तरीके के होते हैं। लोग कहते हैं कि कैंसर है, कैंसर के अंदर उसके कई रूप होते हैं। कैंसर के सबसे खतरनाक रूप कौन सा होता है? कैंसर एक बीमारी, सिर्फ एक बीमारी नहीं है। जैसे कि आपका जिस शरीर के हिस्से में हुआ ना, वो वहाँ का कैंसर होता है। एक तरह से ऐसे क्लासिफाई करते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि स्टेज पे है उस तरह से क्लासिफाई करते हैं, और किस तरह की कोशिका में बना है उस तरह से। अब मान लो जैसे कि ब्रेन के अंदर कैंसर हुआ तो ब्रेन कैंसर हो गया। ब्रेस्ट के अंदर स्तन का कैंसर है, ब्रेस्ट के अंदर हुआ, ब्रेस्ट कैंसर हो गया। फेफड़े के अंदर हुआ तो लंग कैंसर हो गया। लिवर कैंसर, वैसे ही स्टमक कैंसर हो गया, कोलोन कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर या बोन का कैंसर। इस तरह से तो ऑर्गन के बेसिस पे कि किस किस जगह पे है, किस किस कोशिकाओं को। अब कोशिकाओं के बेसिस पे कहते हैं कि जिस तरह के ग्लैंड, जैसे एडिनोकार्सिनोमा हो गया, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बोलते हैं, ये सब जिस तरह के सेल्स अफेक्टेड हुए हैं, जिनमें चेंजेस आए हैं, जो जिनमें त्रुटि हुई है, जो में चेंजेस हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक तरह का टाइप हुआ। उसके बाद स्टेजेस पे है कि फर्स्ट स्टेज का कैंसर, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, ये 4 तरह के स्टेजेस होते हैं। तो जिस तरह का कैंसर है, जिस टाइप का कैंसर है और जिस स्टेज में है, उसका इलाज वैसे ही होता है। कैंसर की शुरुआत मनुष्य के शरीर में कैसे होती है? मतलब अगर मेरा स्वस्थ शरीर है तो कैंसर की बीमारी दरअसल इसकी जड़ कैसे शुरू होती है? देखो, जो अगर बात करें तो ये सारी चीज़ें होती हैं डीएनए के लेवल पे। नॉर्मली क्या होता है कि आपका एक जो सेल है, कोशिका है, वो डिवाइड करके 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 में कन्वर्ट करती है। इस तरह से ग्रो करती हैं और जो अपना पर्पस है वो सॉल्व करते हो डिग्रेड कर जाते हैं। लेकिन अगर डीएनए में चेंज हुआ, कोई त्रुटि हुई किसी कारण से, जैसे आपने शरीर में जो कोई केमिकल या जो कार्सिनोजेनिक होता है, या टॉक्सिन्स या रेडिएशन या फिर पॉल्यूशन, कोई भी केमिकल जो आपके शरीर के डीएनए को डैमेज किया, तो नॉर्मली शरीर का काम क्या है कि सेल को जो बना है, खराब हुआ है, उसको लाइसिस करके उसको ख़त्म कर देना, दैट इज़ सेल डेथ कराना।
लेकिन अगर वो सेल डेथ नहीं हो पाती है, सेल में इस तरह से कोशिका में डैमेज हुआ है कि वो ख़त्म नहीं हो रहा, तो आपके शरीर में अब दो तरह के, एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल सेल हो गए। अब वो एबनॉर्मल सेल अगर वो बार बार बढ़ते रहे और अपना जो सिस्टम आपकी बॉडी का सेल किलिंग का है वो ख़त्म नहीं कर पाया, तो धीरे धीरे वो एक गांठ का रूप लेंगे। 1 से 2 सेल, 2 से 100, 100 से 10,000, वो जैसे गांठ बनेंगे वो धीरे धीरे क्या करते क्या है कि वो आपके सिस्टम से ऑटोनोमस हो चुके हैं, तो वो अपने आप डिवाइड करते जाएंगे और अपना अपना ग्रो करेंगे और धीरे धीरे आपके सिस्टम में हर जगह एक एक करके सेल फैलते चले जाएंगे और जहाँ भी जाएंगे वो एक गांठ बनाएंगे। तो धीरे धीरे आपके बेसिकली सिस्टम को ही आप ओवर पावर कर लेते हैं। बेसिकली कैंसर की शुरुआत होती है आपके सेल्स के डेड हाँ। और उनके जीवित होने से। हाँ। अगर सेल्स आपका जो कंटिन्यू बन रहा है और खत्म हो रहा है, बन रहा है खत्म हो रहा है, तो आपको कैंसर नहीं होगा। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है बनने का और खत्म होने का। लेकिन अगर ये सामान्य रूप से चलता रहा तो कोई दिक्कत नहीं होती। अगर इस प्रोसेस में, इस साइकिल में कोई बदलाव आता है या बहुत तेजी से चलने के कारण कभी कभार क्या होता है कि आपकी ज़रूरत है एक दिन में 100 डिवीज़न की, लेकिन आप में 10,000 डिवीज़न हो रहे हैं, क्योंकि जो आप टॉक्सिन्स ले रहे हो या कहीं डीएनए में डैमेज है उसके कारण रैपिड डिविजन्स हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एबनॉर्मल हो जाएगा और वो एबनॉर्मल जमा होते होते कैंसर का रूप ले लेगा, क्योंकि आपका सिस्टम उसको ख़त्म नहीं कर पा रहा। तो मल्टीपल स्टेप्स से हो रहा है, एक से नहीं हो रहा। सेल डिवीज़न रैपिड हो गया, डीएनए में डैमेज हुआ और आपका जो सेल को ख़त्म करने का नॉर्मल सिस्टम है वो किसी कारण से दब चुका है या एबनॉर्मल हो चुका है। तो एक स्टेप में नहीं हो रहा, मल्टीपल स्टेप्स हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शरीर पे चूक होती है। हमारे हर किसी के शरीर में एबनॉर्मल डिवीज़न होता है, लेकिन बॉडी की इम्यूनिटी ऐसी होती है कि उसको ख़त्म कर देती है। तो ख़त्म कर देती है तो फिर वो एक गांठ का रूप नहीं लेती और ख़त्म हो जाता है, पता नहीं चलता। लेकिन जिसमें उसने गांठ का एक बार रूप ले लिया तो धीरे धीरे फैलेगा। सही समय पर उस गांठ को पहचानना ज़रूरी है। इस चीज़ के लिए बस पहचान लिया कि हाँ ये कैंसर हो सकता है, तो इसका सही समय पे इसके इलाज हो सकता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? शुरुआत में लक्षण क्या होते हैं? कैंसर के देखिए, लक्षण क्या होते कैंसर हैं? के लक्षणों की बात करो तो शुरू में जो है कोई लक्षण नज़र नहीं आते, बट ऐसा नहीं है कि नज़र नहीं आते। जो पुरानी धारणा ये थी कि कैंसर जो है चुपके से आता है, शरीर पे काबू पाता है और शरीर को लेकर चला जाता है। कैंसर के लक्षण क्या क्या होते हैं? शुरुआत में कैंसर के कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन अगर अपने शरीर पे ध्यान दें कि कोई शरीर में बदलाव हो रहा है तो हम शुरुआत में ही कैंसर को समझ सकते हैं कि क्या ये कैंसर हो सकता है। अब जैसे कि बात करें कि आपको शरीर में कहीं कोई गांठ है जो अचानक से शुरू हुई और धीरे धीरे बढ़ रही है, दर्द नहीं हो रहा, उसमें कठोर सी है, मूवमेंट नहीं कर रहा, तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको देखने में बॉदर तो नहीं कर रहा, लेकिन आपके शरीर में एक नई सी चेंजेस आए हैं। तो कुछ ऐसा जैसे कोई गांठ बनी या कोई ऐसी तकलीफ जैसे कि आप पहले ठीक से खाना खा रहे थे, अब धीरे धीरे निगलने की तकलीफ बढ़ रही है और वो बढ़ती जा रही है। तो एक चीज़ जो आपका सिम्टम है, चाहे गांठ का है या तकलीफ है, वो धीरे धीरे बढ़ रही है, वो ठीक नहीं हो रही। और दूसरा कम समय में ही आई, जैसे 6 महीने पहले आप ठीक थे, अचानक से खाने की दिक्कत हुई शुरू, निगल नहीं पा रहे या लगातार उल्टियाँ हो रही हैं या पेट भारी सा लगता है। ये सारे सिम्टम एक तरह से कहने से तो बहुत वेग से लग रहे हैं कि हाँ है, लक्षण है, बट आपको बॉदर नहीं कर रहे हैं, परेशान नहीं कर रहे। कभी कभी पेशाब में खून आ जाना, कभी कभी लैट्रिन के रास्ते खून आ जाना, या कभी कभी दर्द हो रहा, अचानक से दर्द हो रहा, थकान हो रही है, आप घर पे रेस्ट कर रहे हो लेकिन फिर भी थकान हो रही है, वज़न कम हो रहा आपका, आप खाना ठीक खा रहे हो लेकिन वज़न गिरता जा रहा, या लगातार बुखार है, लगातार खांसी है। तो कोई भी सिम्टम जो कि लगातार है, कम समय में आया और बढ़ रहा और आपके शरीर को धीरे धीरे कम कर रहा, तो अगर इस तरह का कुछ होता है तो आपको इंतज़ार नहीं करना, आप एक सिंपल कुछ टेस्ट करा के आप ये रूल आउट कर सकते हो कि कैंसर है कि नहीं। अच्छा, कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और इसके उपाय क्या हैं, इसके बचाव क्या हैं? शुरुआती लक्षण में कहीं किसी गांठ का बनना या कोई घाव का बनना या खून आना अनियंत्रित, या फिर वजन का कम होना, भूख कम लगना, इस तरह के शुरुआती लक्षण होते हैं। बहुत वेग से सिम्टम होते हैं, बस आपको ध्यान देना है और अपने डॉक्टर को जाके बताना है कि ये है तो कम समय से, बट मैं परेशान हूँ क्योंकि ये ठीक नहीं हो रहा। तो शुरुआती लक्षण पे अगर ध्यान दिया जाए तो इस पे फिर जैसे आप मेरे पास आए इन लक्षणों को लेकर, तो मैं कहूँगा कि आपको पूरी तरह से चेक करूँगा, आपकी हिस्ट्री लूँगा कि कब से है, क्या है, और अगर मेरे को लगा कि हाँ ये कैंसर हो सकता है तो कुछ बेसिक टेस्ट करा के देखेंगे जहाँ के पे की दिक्कत है। कौन कौन से टेस्ट होते हैं बेसिकली? जैसे डिपेंड करता है कि कहाँ है।
अगर मेरे को कोई गांठ सी दिख रही है और मेरे को लग रहा है कि हाँ ये कैंसर हो सकता है, तो एक तो बायोप्सी करते हैं, क्योंकि जिससे पता चलता है कि गांठ किस तरह की है। लेकिन बायोप्सी को लेके ना लोगों के अंदर बहुत सारे मिथक हैं कि जैसे कैंसर का टार बना हुआ है, कैंसर गांठ बनी हुई है, उसको आपने छीड़ दिया है यानी कि उसमें घाव हो गया है यानी और फैल जाएगा, तो लोग बायोप्सी कराने से बचते हैं बहुत ज्यादा। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली बायोप्सी का ये मतलब नहीं कि हम कैंसर को छेड़ रहे हैं। बायोप्सी में करते क्या है कि एक वहाँ से टुकड़ा लेते हैं, और वो टुकड़ा इस तरह से लिया जाता है कि बिना गांठ को छेड़े लिया जाता है, और आसपास के एरिया को जो है ना वो सेल्स फैले ना। तो आप कैंसर के बीचों बीच जाते हो देख के कि हाँ ये है, कभी कभी अल्ट्रासाउंड से या सीटी से देखते हुए सिर्फ उसी जगह पे जहाँ पे कैंसर है, और पूरे रास्ते को एक टनल की शीट होती है सुई की, जो डबल लेयर्ड होती है, ताकि आपके आसपास के एरियाज को कुछ ना हो, और उसके बाद वो गांठ निकाल, इसमें से टुकड़ा निकाल दिया जाए, ताकि ये पता चल सके कि ये है क्या। अगर जानेंगे नहीं बीमारी को किस तरह की है, कैसे बिहेव करेगी, और कौन कौन से ट्रीटमेंट इस पे फ़ायदेमंद हो सकते हैं, और किस से इलाज पूरा हो सकता है, अगर ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी नहीं तो इलाज करना मुश्किल है। और ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक सिंपल टेस्ट से आ सकता है, बायोप्सी जिसको कहते हैं। यानी कि बायोप्सी कराना सही है, गलत नहीं है? बायोप्सी गलत नहीं है इसलिए क्योंकि अगर मैं बीमारी को जानूंगा नहीं, पहचानूंगा नहीं, तो मैं उसका इलाज नहीं कर पाऊंगा। अगर बिना जाने बिना पहचाने किया तो चांसेस है कि मैं ठीक ही नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं कि बीमारी कौन सी है, क्या इलाज देना है। तो एक वेग सा ट्रीटमेंट होगा, अंधेरे मतलब रास्ता पता ही नहीं है और मैं चला जा रहा हूँ। जी, मतलब देखिए होता क्या है कि बायोप्सी को लेकर के बहुत सारे मिथक हैं, जैसा कि आपने कहा कि ये बिल्कुल सेफ है और सुरक्षित है, लेकिन एक सवाल एक और है, क्या हर एक गांठ कैंसर ही होती है? ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि वैसी गांठ जो आपको परेशान नहीं करी, दर्द नहीं हो रहा, तेजी से फैल रहा है, बहुत कम समय में आया, आपके सख्त सी गांठ है, और मतलब वेग सा सिम्टम है बिल्कुल, तो वो कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है। बहुत से ऐसे गांठ होते हैं जो 10-15 साल से पड़े हुए हैं, वो कैंसर होने के चांसेस उनके ना के बराबर है। बहुत से ऐसे गांठ हैं जो दर्द कर रहे हैं। मेरे कैंसर की गांठ के कहने का मतलब कि दर्द ना कर रहा हो, लेकिन कुछ इन्फेक्शन की गांठ होते हैं, दर्द होते हैं, तुरंत आए हैं और दवाइयाँ देने से ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर जो चीज़ ठीक नहीं हो पा रही है, बढ़ती जा रही है, दर्द नहीं कर रही, और आगे चल के दर्द शुरू हुआ हल्का हल्का, तो उस तरह के गांठ कैंसर हो सकते हैं। कैंसर का डायग्नोस करने के लिए यानी कैंसर के बारे में जांच करने के लिए बायोप्सी एकमात्र विकल्प है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है? नहीं, कुछ जगह पे बायोप्सी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ बायोप्सी करना एक रिस्क का चीज़ होता है, या फिर बिना बायोप्सी के भी ये कंफर्म्ड होता है कि कैंसर है। अब जैसे लिवर के कैंसर जिसको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बोलते हैं, उसमें आज के टाइम पे बायोप्सी की ज़रूरत नहीं है। आपके 2 टेस्ट चाहिए होते हैं, सीटी स्कैन और अल्फा फेटोप्रोटीन। वो दोनों करके आप 100% कन्फर्म हो सकते हैं, 99 भी नहीं, 100% कन्फर्म हो सकते हैं कि वो कैंसरस है। तो टेस्ट से पता चल गया कि कैंसर है बिना बायोप्सी लिए। दूसरा, ऐसी जगह जहाँ पे बायोप्सी लेना रिस्की बहुत ज़्यादा होता है, जैसे किडनी के कैंसर्स हो गए, वहाँ पे अगर आपने छेड़ा और ब्लीडिंग हो गई और वो नहीं रुकी तो डेंजरस होती है। तो आप सीटी स्कैन करते हो और आप देखते हो कि हाँ ये गांठ कैंसरस लग रही है, और इस उम्र में ये कैंसर के अलावा कोई गांठ किडनी में हो नहीं सकती। जैसे ओल्ड एज में हो गए, 60-70 में हो गए, या इस तरह की गांठ जो देखने से कैंसरस ही लग रही, कुछ टिपिकल फीचर्स हैं, तो वैसे केस में बायोप्सी करना नुकसान होता है, क्योंकि ब्लीडिंग होगी और वो ब्लीडिंग कंट्रोल करना मुश्किल है, इसलिए वो गांठ को सेफली निकाल ही दिया जाता है। जिस तरीके से आपने भी कहा कि किडनी के अंदर कैंसर हो सकता है, अगर किडनी के अंदर कैंसर है तो इसके बचाव क्या है? क्या व्यक्ति को सुरक्षित बचाया जा सकता है और इसके लिए क्या करना होगा? किडनी के कैंसर्स जो है ना इंसिडेंटली डिटेक्ट होते हैं। कभी आपने कोई टेस्ट कराया, कुछ कराया, गांठ सी निकल गई, या बीपी बढ़ा हुआ था, किसी ने स्कैन करके देखा तो गांठ सी है, तो उसको सर्जिकली हटा देते हैं। और आज के टाइम पे जो 80% किडनी के कैंसर जो अर्ली डिटेक्ट होते हैं, उसमें बिना पूरी किडनी हटाए हम लोग गांठ को निकाल के पूरी तरह मरीज को ठीक कर सकते हैं। तो 80% केसेस अब जो आ रहे हैं वो अर्ली स्टेजेस में आते हैं, स्टेज 1, 2 में, 3 में भी आते हैं। तो जिससे गांठ की जितनी बड़ी साइज़ है, या फिर वो खून की नलियाँ या फिर पेशाब की नली को अगर इन्वॉल्व नहीं कर रहा होता है और बाहर की तरफ पड़ा है, तो उसमें सिर्फ किडनी की गांठ निकाल के किडनी बचाते हैं। और अगर पूरी किडनी निकालने की नौबत भी आ गई, फिर भी अगर वो सिर्फ किडनी तक है
तो 100% वो बीमारी वापस नहीं आती और वो लाइफ सेविंग होता है। किडनी के कैंसर को किस स्टेज तक सुरक्षित बचाया जा सकता है? स्टेज 3 तक जो है सुरक्षित किडनी को बचा निकाल के पेशेंट को बचा सकते हैं। स्टेज 1 एंड 2 में किडनी को भी बचा सकते हैं जिस किडनी में है। तो स्टेज 1, 2, 3 तक तो पेशेंट पूरी तरह सेफ है। 4th में भी अगर किडनी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, ट्यूमर बड़ा है, परेशान कर रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, उस कंडीशन में भी सर्जरी करते हैं जिसमें कि आप पूरी किडनी निकाल देते हो ताकि आपके कैंसर का जो बल्क है वो कम हो जाए। और फिर उसके बाद इम्यूनोथेरेपी और टैबलेट्स होते हैं, टारगेटेड थेरेपीज, वो दे के पेशेंट को बचाया जा सकता है। आज के टाइम में किडनी का कैंसर लाइफ थ्रेटनिंग नहीं रह गया है क्योंकि हमारे पास ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीज़ों का रिसर्च हुए हैं और दूसरे टेक्नोलॉजीज इतनी बेटर हो गई हैं, दवाइयाँ इतनी बेटर हो गई हैं कि हम टाइमली डिटेक्ट करके ट्रीट करके ठीक कर सकते हैं इस चीज़ को। ये स्क्रीनिंग क्या होती है और ये क्यों महत्वपूर्ण होती है? स्क्रीनिंग वैसे पे लोग जिनको कैंसर नहीं हुआ, कैंसर का रिस्क है, या फिर एक मास स्क्रीनिंग है जिसमें कि कैंसर के बारे में कि कैंसर हुआ तो नहीं है, तो कैंसर होने के पहले के स्टेजेस में अगर कोई टेस्ट करते हैं तो उसको स्क्रीनिंग कहते हैं। मतलब एक नॉर्मल बंदे में हम कैंसर की प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं कि कहीं इसमें कुछ गांठ या कुछ ऐसा तो नहीं आया जिससे कि कैंसर हो सके, तो उसको स्क्रीनिंग कहते हैं। जी। किस उम्र के बाद लोगों को नियमित रूप से स्क्रीनिंग कराते रहना चाहिए? 2 तरह की कैटेगरीज में मैं बोलूँगा। एक तो ये हो गया कि जो हम जैसे नॉर्मल पॉपुलेशन जिनके फैमिली में कभी कोई कैंसर नहीं हुआ, उनमें ब्रेस्ट के लिए 40 के बाद से कर सकते हैं, प्रोस्टेट के लिए 50 के बाद से कर सकते हैं। कैंसर्स की स्क्रीनिंग कुछ ही चीज़ों में प्रूवन है कि फ़ायदा है और बाकी चीज़ों में अगर कुछ सिम्टम आता है तो करते हैं। अब जैसे अगर कोई स्मोकर है तो रिस्क है। एक तो नॉर्मल पॉपुलेशन, ये मेरा एक सवाल है। हाँ, धूम्रपान करने से और शराब का सेवन करने से कैंसर होता है वास्तव में? होता है, लोग मिले हैं, लेकिन एक होती है कि लिमिट कितना है, क्या कर रहे हो। कोई भी जैसे स्मोकिंग किया आपने, अल्कोहल लिया, देखो शरीर का एक लिमिट होता है कि वो जो भी डैमेज हो रहा है उसके अंदर वो उसको ठीक कर सकता है। लेकिन अगर आपने उस लिमिट को क्रॉस कर लिया, आपको जितनी मतलब थोड़ा बहुत शरीर में अगर डैमेज हो रहा है तो बॉडी रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्स्टेंटली स्मोक कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली अल्कोहल ले रहे हैं, तो शरीर एक लिमिट तक ही झेल पाएगा, उसके सेल्स एक लिमिट तक ही ठीक हो पाएंगे। अगर वो फिर लिमिट क्रॉस कर लिया आपने, तो जो डैमेज हो रहा है, जैसे अल्कोहल लिया, लिवर डैमेज हुआ, पैनक्रियाज में डैमेज हुआ, पैनक्रेटाइटिस होता है, लिवर डैमेज होता है, लिवर डिजीज बन जाती है, धीरे धीरे हेपेटाइटिस होता है, तो इस तरह से लीवर धीरे धीरे डैमेज हो रहा है, बट वो रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक स्टेज आया कि वो रिकवर नहीं कर सकता है, वो जो डैमेज सेल्स हैं वो खत्म नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे वो जमा होते जाएंगे और गांठ का रूप लेंगे और कैंसर बन जाएंगे। तो सिर्फ स्मोकिंग और अल्कोहल नहीं, कोई भी ऐसा टॉक्सिन जो बॉडी के लिए हानिकारक है, जो बॉडी एक लिमिट तक टॉलरेट कर सकती है, उसके बाद अगर लिया जाए तो कैंसर कर सकते हैं। स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, गुटखे का सेवन जिस तरह से होता है, कभी कभी बीटल नट जिसको एरिका नट बोलते हैं, उससे भी कुछ केमिकल्स निकलते हैं, उससे भी कैंसर हो सकता है। बट ये सारे कैंसर जो है ना प्रिवेंटेबल है, क्योंकि आप इसका सेवन बंद करोगे, सेवन कम करोगे, एक लिमिट से ज़्यादा नहीं लोगे और टाइमली अपने आप को चेक करा लोगे, अगर आपने पहले लिया है तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। सो फॉर अस ये एक तरह से प्रिवेंटेबल कैंसर्स हैं जिनको धीरे धीरे लोगों में जागरूकता लाके हम लोग आगे के समय में कम कर सकेंगे। बिल्कुल, बहुत से लोग ऐसे हमको मिले हैं जिनका ये कहना है कि हम तो वर्षों से जो है सेवन करते आ रहे हैं, लेकिन हमको तो कोई दिक्कत नहीं हुई, हमको कोई परेशानी नहीं हुई है। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं, मैंने देखा आजकल 5 साल 7 साल के बच्चे में भी कैंसर होता है। देखो, मैंने जब शुरू में ही बोला था ना कि ये एक प्रोसेस नहीं है, आपके डीएनए में डैमेज अगर किसी 5 से 7 साल के बच्चे को कैंसर है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? 5 से 7 साल के बच्चे में कैंसर होने के जो मोस्ट ऑफ द कारण होते हैं वो आनुवांशिक, जेनेटिक या डीएनए में डैमेज हुए हैं उसके कारण है, जो कि जनरेशन से धीरे धीरे वो एक्यूमुलेट होके आए। तो उसके कारण जब वो फाइनली जब उस बच्चे में पहुंचे हैं तब उनका जो है रूप बाहर आया है। तो मोस्ट ऑफ द कैंसर जो बच्चों में होते हैं जीन रिलेटेड होते हैं, या तो डीएनए रिलेटेड कह लो जो फर्स्ट टाइम उनमें आए, या फैमिलियल कैंसर्स हो गए। फैमिली में जो कैंसर्स होते हैं हर अगली जनरेशन में वो समय के पहले आते हैं, जो उनका नॉर्मली पॉपुलेशन में होना चाहिए उससे 5 साल 10 साल पहले आते हैं। इसलिए बच्चों के कैंसर जो है मोस्टली जेनेटिक हैं, बट
टाइमली ट्रीट हो जाते हैं तो प्रिवेंटेबल होते हैं और ठीक हो सकते हैं। तो बच्चों के कैंसर है मतलब आप उनको पहले आने से नहीं रोक सकते, बट उनको ठीक कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब कैंसर के इलाज की ओर आगे बढ़ लेते हैं कि आखिर कैंसर का इलाज कैसे संभव है। कैंसर के इलाज के मुख्य तरीके कौन कौन से होते हैं? कैंसर के इलाज के मुख्य तरीकों की बात करें तो 4 मुख्य तरीके हैं। एक पहला है सर्जरी ऑपरेशन, जिससे कि आप गांठ को निकाल सकते हैं। दूसरा है कीमोथेरेपी, तीसरा है रेडिएशन, चौथा इम्यूनोथेरेपी है और उसके बाद हार्मोनल थेरेपी है, जो कि दिया जाता है ताकि बीमारी को कम करने के लिए, या फिर जब ख़त्म हो गई पूरी तरह से तो वापस नहीं आए तो सर्जरी में गांठ को निकालते हैं, तरीके अलग अलग हैं, या तो ओपन तरीके से करते हैं या फिर लेप्रोस्कोपिक करते हैं या रोबोटिक करते हैं। पर्पस ये होता है कि गांठ को बीमारी को निकाल दी जाए, और ताकि ये पता चले कि एग्जैक्टली ये किस स्टेज में है, और एक तो बीमारी निकले, स्टेज पता चले, ताकि आगे का ट्रीटमेंट हम लोग प्लान कर सके कि इनका आगे कोई ट्रीटमेंट देना है या नहीं देना है। कैंसर के इलाज में कौन कौन सी थेरेपीज होती हैं जो जैसे काम करती हैं? थेरेपी की बात करें तो सर्जरी एक ट्रीटमेंट हो गया, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी एंड हार्मोनल थेरेपी। तो कीमोथेरेपी में जो कीमोथेरेपी ड्रग्स होते हैं वो नसों से चढ़ाए जाते हैं, वो जाकर आपके सेल्स जो डिवाइड कर रहे हैं उनमें जो डैमेज सेल्स हैं उसको डीएनए के लेवल पे वो ख़त्म करते हैं। तो पूरे शरीर में अगर कहीं कैंसर है या कैंसर के कोई सेल इक्का दुक्का जहाँ इधर उधर कहीं भी छिपे हुए हैं, एक तो जो दिख रही है उसके अलावा कहीं छिपे हैं, तो उन सब पे काम करता है, जिसको सिस्टमिक थेरेपी बोलते हैं कि पूरी बॉडी पे काम करता है। कीमोथेरेपी। रेडिएशन वहाँ काम करता है, जैसे एक गांठ है, या तो वो निकल नहीं पा रही, या फिर बहुत बड़ी है, या छोटा करना है उसको, या निकाल दिया है आपने लेकिन उस जगह को ट्रीटमेंट देना क्योंकि वापस आने का रिस्क है, तो जो एक तरह का लोकल ट्रीटमेंट हो गया उस जगह पे दिया, तो उसको रेडियोथेरेपी बोलते हैं। बहुत बार क्या होता है कि दर्द हो रहा कैंसर में, आप कुछ कर नहीं पा रहे, तो उसमें भी रेडिएशन दे सकते हैं। तीसरा, अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही तो रोकने के लिए भी बहुत बार देते हैं। तो ये रेडिएशन थेरेपी एक पार्टिकुलर जगह पे काम करेगी। और उसके बाद जो कीमोथेरेपी पूरी बॉडी में, और कौन इसके अलावा भी इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी होती है। अब मान लो कि आपका कीमोथेरेपी काम नहीं कर रहा किसी कारण से, या फिर ऐसे जगह जहाँ पे कीमोथेरेपी झेल नहीं पाएगा मरीज, दे नहीं सकते हैं, या कीमोथेरेपी ने काम नहीं किया, तो वहाँ इम्यूनोथेरेपी देते हैं। आज के सिनेरियो में कुछ जगह पे जो कि एग्रेसिव है, हमें पता है कि ये बीमारी बायोप्सी करी, पता चला कि ये बीमारी बहुत एग्रेसिव सी है, ये वापस आ सकती है, सर्जरी किया, रेडिएशन दिया, कीमो दिया, सब कुछ करने के बाद भी आ सकती है। तो आज के में ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले ही कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी देते हैं। ब्रेस्ट के कैंसर्स में देते हैं, आज के हेड नेक के कैंसर्स में सारे ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले देते हैं ताकि इसको कम कर सकें। मेन चीज़ ये है कि जितना एग्रेसिव बीमारी होगी उतनी एग्रेसिव ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। जैसे मरीज है और कैंसर है, एक रेस है दोनों के बीच में, तो अपना काम ये होता है कि मरीज को जितना हम लोग एग्रेसिवली सपोर्ट कर सके ताकि वो कैंसर के रेस से आगे बढ़े, कैंसर से जीते। तो अगर वो जीत उसी समय पाएगा जब चारों तरफ से सपोर्ट दे सकेंगे। अगर मान लो शुरुआती बीमारी है तो कम ट्रीटमेंट से काम चल जाएगा, हल्का सपोर्ट दिया मरीज को, मरीज ने कैंसर से जीत लिया। जैसे जैसे स्टेज बढ़ता है, कैंसर जितना ज़्यादा है तो वो तेज चलेगा, उतना ही एग्रेसिव हम लोगों को होना पड़ेगा। कीमोथेरेपी देंगे, सर्जरी करेंगे, रेडिएशन देंगे, उसके बाद भी बीमारी खत्म हो गई, रेस खत्म हो गई, आप जीत गए। लेकिन रेस वहाँ ख़त्म नहीं हुई है, एक्चुअली कैंसर ख़त्म हो गया, आप कैंसर फ्री हो गए, अब है सर्वाइवल। तो उसके लिए भी बीमारी वापस ना आए, वो भी उसमें मरीज़ को सपोर्ट ये होता है कि रेगुलर स्कैन करते हैं, पेट सीटी किया, कुछ ट्यूमर मार्कर्स किए। क्या किया? पेट सीटी। ये क्या होता है? पेट सीटी एक तरह का टेस्ट होता है जिससे ये पता चलता है कि अगर कैंसर है हमारे शरीर में तो कहाँ कहाँ है। मान लो आपने बायोप्सी करी, आपको पता चला कैंसर है, लेकिन ये भी तो पता करना है कहीं और तो नहीं फैला या दोबारा तो नहीं आया। यानी बायोप्सी से जो जहाँ पर्टिकुलर कैंसर के सिम्टम्स पाए जाते हैं, बायोप्सी वहाँ होती है। हाँ। और पेट सीटी पूरे होल बॉडी पेट सीटी बोलते हैं। इसका मकसद एक होता है कि आपको शुरुआत में ये कहाँ कहाँ तक गया है वो पता चल जाए। दूसरा कि आपने ट्रीटमेंट कर दिया, सब कुछ हो गया, अब मरीज में कहीं वापस बीमारी तो नहीं आ रही, उसके लिए आप रेगुलर पेशेंट को फॉलोअप पे रखते हैं, तो स्कैन करते हैं पेट सीटी, जिससे कि आपको पता चलता है कि कहीं कुछ आया है तो टाइमली ट्रीट कर सके। पेट सीटी में होता कुछ नहीं है, जो नॉर्मली स्कैन होते हैं वैसे ही होते हैं, कुछ जो डाई होते हैं वो कैंसर स्पेसिफिक होते हैं कि कैंसर के सेल्स को इस तरह के
चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वो डाई टैग करके देते हैं और वो फिर वो जो कैंसर सेल्स हैं जहाँ पे रैपिड ग्रोथ हो रही है वहाँ पे वो अपटेक दिखता है कि हाँ ये चमकते हैं स्कैन में कि हाँ ये येलो डार्क येलो स्पॉट्स हैं तो ये कैंसर है। इसके अलावा बाकी बॉडी में कहीं कहीं दिख रहे हैं तो वो कैंसर है। जी, क्या हर कैंसर का इलाज संभव है अगर सही समय पर पता चल जाए तो? बिल्कुल सही समय एक शब्द है, कब पता चला और किस स्टेज में है, क्या उस स्टेज में ट्रीटमेंट हो पाएगा, वो एक सही समय है। जब पता चले ज़रूरी नहीं है कि वो सही समय हो, लेकिन बहुत से ऐसे कैंसर हैं जो काफ़ी लेट भी पता चले तो ठीक हो सकते हैं। स्टेज 1 पे पता चला, 2 पे पता चला, 99% कैंसर ठीक हो जाते हैं। जो कैंसर अगर इतने एग्रेसिव है स्टेज 1 और 2 होने पे भी वापस आ सकते हैं, तो उनको सपोर्ट करते हैं कीमोथेरेपी से, हार्मोनल थेरेपी से, इम्यूनोथेरेपी से। कभी-कभी स्टेज 4 में ही पता चलता है, जैसे प्रोस्टेट के कैंसर है। प्रोस्टेट के कैंसर 60% से ऊपर जो प्रोस्टेट के कैंसर्स हैं ना, वो स्टेज 4 में ही पता चलते हैं क्योंकि बहुत वेग सिम्पटम होते हैं और उम्र के अनुसार देखा जाए ना, तो लोग कहते हैं ये नॉर्मल सिम्पटम है, जैसे पेशाब में थोड़ी बहुत दिक्कत होना या बैक पेन आना, कहने को एक नॉर्मल सिम्पटम है, लेकिन आपकी बॉडी में पहले तो नहीं थे तो ये अब नॉर्मल सिम्पटम है और आपने इग्नोर किया उसको और वो जब पता चला, आपने पीएसए कराया तो पीएसए पता चला 100 से ऊपर है। फिर स्कैन हुआ, स्कैन में पता चला कि हड्डियों में चारों तरफ फैला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये आपकी लाइफ खत्म हो गई। इसको कंट्रोल करके धीरे 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 इस स्टेज पे ले आया जाता है कि आपका प्रोस्टेट के सिक्रीटिंग जो ट्यूमर्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म से हो जाते हैं। तो क्योंकि वो प्रोस्टेट स्लो ग्रोइंग है, उसमें ऑप्शंस हमारे पास हैं ट्रीटमेंट के, हार्मोनल थेरेपी हो गए, रेडिएशन हो गया, पीएसएमए थेरेपी हो गई, तो उससे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि कोलोन का कैंसर हो गया, पता चला लेट, आपने सिम्टम्स इग्नोर किए, लेट पता चला, लिवर में गांठ सी आ गई है, फिर भी स्टेज 4 में भी इलाज संभव है। मेरा यही कहना है कि किसी स्टेज में, स्टेज 4 में भी बहुत सारे कैंसर्स, कोलोन हो गया, रेक्टम हो गया, प्रोस्टेट के कैंसर्स हो गए, इलाज संभव है क्योंकि आप उस जगह की गांठ को निकाल सकते हैं। लिवर का एक टुकड़ा निकाल दिया, फेफड़े में फेफड़े का एक टुकड़ा निकाल दिया, सिंक्रोनाइज करते हैं ट्रीटमेंट कि कब करना है, कैसे करना है और पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। पहले होता था कि अगर लिवर में फैल गया तो नहीं ट्रीट हो सकता, लेकिन आप लिवर की सर्जरी सेफली कर सकते हैं, वहाँ रेडिएशन भी दे सकते हैं, तो पूरा बीमारी को एक एक करके एड्रेस कर सकते हैं। शर्त यही है कि बीमारी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, स्टेज 4 में हो लेकिन इक्का दुक्का 2 जगह 3 जगह फैली हो तो कंट्रोल कर सकते हैं। कैंसर इज अ डेड स्टेट, मतलब डेड रिजल्ट है इसका। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी को कैंसर की बीमारी है तो उसका बचना 1% होता है। देखो, अगर किसी को कैंसर डायग्नोस हुआ आज के टाइम पे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी ज़िंदगी का लास्ट चैप्टर है, ये बिल्कुल ही नहीं है। ये है कि इस कब डायग्नोस हुआ, किस स्टेज पे हुआ, आपका बॉडी का कंडीशन कैसा है, ट्रीटमेंट का, तो ट्रीटमेंट हो पाना, टाइम पे पकड़े जाना, पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट होके फॉलो करना, एक है लंबी प्रक्रिया, लेकिन अगर इस प्रक्रिया से गुजर के सेफली निकल जाते हैं तो ये एक डेथ वाली बात नहीं हुई कि डेथ ही होनी है। बहुत सारे ऐसे जो चाइल्डहुड वाले पूरे ठीक हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे कैंसर्स के मरीज हैं जो पूरी तरह ठीक होकर अपनी ज़िंदगी के अगले पड़ाव में जाते हैं। जैसे यंग एज में कैंसर डिटेक्ट हुआ, 30-32 के साल में कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया, अब नॉर्मल लाइफस्टाइल में, नॉर्मल प्रोफेशन में जा रहे हैं, शादियाँ हो रही, बच्चे पैदा हो रहे, सब कुछ हो रहा है, तो एक तरह से आप कैंसर हुआ, ठीक हुए और नॉर्मल लाइफ की ओर गए। इन्हीं को हम लोग कैंसर सर्वाइवर्स और कैंसर वॉरियर्स बोलते हैं, जिनकी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर हो गई है, दवाइयाँ इतनी आ गई हैं, लोग अवेयर हो गए हैं। आज के टाइम पे लोग सिम्टम्स के साथ भी या डाउट्स के साथ भी बहुत बार आते हैं हम लोगों के पास कि मेरे को लग रहा है कि कैंसर है। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर इनमें रहा है वो है पब्लिक अवेयरनेस। अगर आप अपने प्रति अवेयर हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता ठीक होने से। जी, सिंपल सी चीज़ है जी। डॉक्टर साहब, सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन, इन तीनों में क्या फ़र्क होता है? सर्जरी से आप जाके फिजिकली गांठ को निकालते हो, बीमारी को निकालते हो, या आंत का टुकड़ा जिसमें बीमारी है उसको हटाते हो और वापस से उन रास्तों को नॉर्मली बनाते हो, तो रिसेक्शन प्लस रिकंस्ट्रक्शन ये सर्जरी हो गई। बहुत बार आपको सिम्टम पेशेंट के ठीक करने के लिए सर्जरी करनी पड़ती है, जैसे कि पेट में बहुत ज़्यादा पानी भर रहा या फिर खाने का रास्ता ब्लॉक हो गया लेकिन आप पूरी तरह हटा नहीं पा रहे, तो उसको एक बाईपास सर्जरी करते हैं। ये सर्जरी में मतलब आप फिजिकली इन्वॉल्व होते हो पेशेंट के साथ, उसकी ट्यूमर निकालते हो। कीमोथेरेपी में आप नसों से दवाई देते हो, फिक्स इंटरवल पे, हफ्ते हफ्ते, 2-2 हफ्ते या 3-3 हफ्ते, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी कीमो लग रही है।
रेडिएशन में क्या होता है कि आप डेली का ट्रीटमेंट होता है, 5 मिनट 10 मिनट का ट्रीटमेंट फ्रैक्शन होता है, मंडे टू फ्राइडे करते हैं, सैटरडे संडे को रेस्ट होता है, फिर मंडे टू फ्राइडे, ऐसे करके वीकली से चलता रहता है 5 to 6 वीक्स, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह की रेट का पर्पस क्या है ट्रीटमेंट का। अगर पर्पस है कि सिर्फ सिम्टम के कंट्रोल करने हैं तो 8 से 10 दिन का, कभी कभी 2-4 दिन का होता है। लेकिन आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए है, बीमारी को कम करना है, तो 4 to 6 वीक्स का होता है। तो ये लगातार होता है, लंबे समय का होता है। कीमोथेरेपी 1 दिन का होता है, 3-3 वीक के गैप पे होता है, ड्यूरेशन इसकी भी लंबी होती है। सर्जरी का क्या है कि आपकी सर्जरी हुई, 1 दिन में सर्जरी हो गई, 10 से 12 दिन में रिकवरी हुई, फिर आपका फर्दर ट्रीटमेंट प्लान हो गया। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, क्या जीवन शैली में बदलाव करके कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जो बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं, 30 to 40% मान के चलो, कि जो कि आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक हो सकते हैं। ठीक हो सकने का मतलब है बचाना है, प्रिवेंटिव। जैसे स्मोकिंग है, स्मोकिंग को आप बिल्कुल रोक दिया। दूसरा, आपने फिजिकल फिटनेस रखा, हेल्दी लाइफस्टाइल रखी, अल्कोहल बंद किया, तो ये सारे रिस्क फैक्टर। तीसरा, जो ऑक्यूपेशनल होते हैं बहुत सारे कैंसर्स, तो अगर आपका लगता है कि हाँ मेरे को प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, तो आप उस तरह के ऑक्यूपेशंस को चेंज करते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, पेंट की, लेड की, उनमें रिस्क होते हैं कैंसर्स के, तो वो ऑक्यूपेशनल कैंसर्स में भी प्रिवेंटिव होता है, तो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपकी लाइफ में होना चाहिए ताकि आप कैंसर को रोक सकें। स्मोकिंग, अल्कोहल स्टॉप करना, जी। हेल्दी लाइफस्टाइल रखना, फ्रूट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो आपके सेल्स को स्ट्रेंथ देते हैं, ताकि आप जो है ना सेल, जो डैमेज सेल्स है आपकी बॉडी में, वो किल हो सके। मनुष्य की कौन सी आदतें कैंसर के खतरे को सबसे ज्यादा बढ़ा देती हैं? हिंदुस्तान में बात करें तो सबसे ज़्यादा स्मोकिंग और अल्कोहल। स्मोकिंग में कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये नहीं है कि सिगरेट स्मोकिंग है, बीड़ी हो गया, हुक्का हो गया, किसी तरह का गुटखा, तंबाकू का सेवन। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है अपना तंबाकू। तो तंबाकू का सेवन अगर आप लगातार कर रहे हैं, आज के टाइम में देखता हूँ यंग एज के बच्चे आते हैं, 15-16 साल से स्मोकिंग कर रहे हैं, टोबैको ले रहे हैं, और 25 साल की एज में आ रहे हैं कैंसर लेके। और स्टेज भी ऐसी होते हैं, मुंह नहीं खुल रहा होता है, घाव हो रखी होती है, ब्लीडिंग हो रही होती है, बड़ी सी गांठ बनी होती है। तो अगर ये लाइफस्टाइल को चेंज कर सकेंगे तो प्रिवेंट हो जाएगा। तो अच्छा, हाँ। ये कहा जाता है कुछ दवाइयां भी कैंसर बढ़ा देती हैं। कैंसर बढ़ाने के कई सारे कारण होते हैं, जैसे आप अगर बहुत ज्यादा रेडिएशन के अंदर हैं तो वो कैंसर बढ़ाती है। कोई ऐसी फैक्ट्री के पास आप हैं जहां बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है, उसका घर आपके पास, तो कैंसर बढ़ जाता है। अगर आपके घर के पास मोबाइल टावर लगा हुआ है तो कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। क्या ये तमाम बातें सही हैं? इनमें से कुछ बातें सही हैं, कुछ मिथ्स हैं। अब कुछ सही इसलिए बोलूँगा कि वो डायरेक्टली प्रूवन है कि इससे कैंसर होता है। तो कोई भी केमिकल जो कैंसर कॉज कर सकता है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, उसको हम लोग एक टर्म कहते हैं कार्सिनोजेन। जी। कैंसर फॉर्मिंग केमिकल्स, या कैंसर में आपके सेल्स को बदलाव करने वाले जो केमिकल्स होते हैं, जैसे कि टोबैको इज़ अ कार्सिनोजेन। बहुत सारे इंडस्ट्री से जो पॉल्यूटेंट निकलता है वो कार्सिनोजेन होता है। बहुत सारे केमिकल्स जो आपके शरीर में कांटेक्ट में आ रहा है, आप उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो वो कैंसर का फॉर्म ले लेती हैं। तो जो भी केमिकल्स हो गए वो कैंसर करते हैं, ये प्रूवन है। तो अच्छा, कार्सिनोजेनिक की पूरी एक लिस्ट है। जी। इसमें मोस्ट कॉमनली जो बोला जाए तो वो टोबैको, अल्कोहल है। उसके अलावा लेड हो गया, मतलब क्वांटिटी एक एक्सेस क्वांटिटी में हो रहा है जी। तो उसके अलावा कभी कभार जैसे मोबाइल टावर की बात की जाए, अभी कोई डायरेक्ट प्रूवन नहीं है कि मोबाइल टावर, अगर एक मोबाइल टावर लगने से कैंसर हो तो फिर तो हर किसी के पास 4 मोबाइल 3 मोबाइल है। टावर की जरूरत नहीं, अपने घर में ही सारा सिस्टम है। जी। तो कैंसर होना चाहिए था हर किसी को। जी। हर 50 मीटर 100 मीटर पे एक मोबाइल टावर है, और पूरी दुनिया में। जी। तो सिर्फ अगर मोबाइल टावर से कैंसर होना हो तो गांव के लोगों को तो कैंसर होगा नहीं, क्योंकि वहां पे तो बहुत दूर दूर मोबाइल टावर है, लेकिन गांव के लोगों को भी कैंसर हो रहा है। तो इस टावर का अभी तक तो कोई प्रूवन है नहीं, और उम्मीद कम है कि ये डायरेक्ट एसोसिएशन हो इस चीज से। खान पान का सही संतुलन और रोजाना एक्सरसाइज करने से क्या इन सब का फर्क हमारे शरीर में पड़ता है और कैंसर होने के चांसेस कम रहते हैं? बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि
जो कैंसरस सेल्स है ना, हर किसी के बॉडी में बनते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल बेटर है। जैसे फ्रूट्स लिया, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम ही होता है कि आपके जो डैमेज सेल्स हैं उसको ख़त्म करना। तो अगर आप एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड लेते हैं, जैसे फ्रूट्स है, हम लोगों के लाइफस्टाइल में ये हो गया कि धीरे धीरे फ्रूट्स ख़त्म होते जा रहे हैं, तो फ्रूट्स सैलेड्स जो है एंटीऑक्सीडेंट का काम करेंगे। सेकेंडली, जब आप फिजिकली एक्टिव रहोगे, आपकी बॉडी में सर्कुलेशंस बेटर रहेंगे, सेल्स हेल्दी रहेंगे, तो जो डैमेज होने वाले सेल्स हैं वो कम बनेंगे। दूसरा, आपकी लाइफस्टाइल भी एक्टिविटी के कारण बेटर रहेगी, तो आप जो है कोई डैमेज सेल्स को आपके लिए किल करना बहुत आसान रहेगा, एंड हो सकता है कि डैमेज हो ही ना। कैंसर से जुड़े आम मिथक क्या क्या है? जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, तो मुझे ये समझ आ रहा है कि कैंसर एक बहुत खतरनाक बीमारी तो है, लेकिन उसका इलाज भी है और उसका बचाव भी है। लेकिन मिथक इतने ज्यादा हैं कि लोग, ये पता चलता है कि हमें कैंसर है तो परेशान हो जाते हैं। देखो, मिथ्स की बात करूं, अगर मिथक की बात करूं तो लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं 3-4 पे कम से कम फोकस करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो कि कैंसर जो है एक लाइलाज बीमारी है। कैंसर बिल्कुल लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर समय पे पता चला, समय पे आपने अपने अंदर के सिम्टम्स को पहचाना, समय पे जाकर ट्रीट करवाया, तो ये पूरी तरह ठीक हो जाता है। तो कैंसर कहने का मतलब ये नहीं कि लाइलाज है। बस आपकी सावधानी, आपके साथ जो चिकित्सक हैं उसकी सावधानी, आपके घर वालों की सावधानी से इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता। दूसरा मिथ ये है कि अगर मैंने बायोप्सी कराई तो ये फैल जाएगा। बायोप्सी करने का ये मतलब नहीं होता कि हम कैंसर को छेड़ते हैं। कैंसर के अंदर जाके एक टुकड़ा लिया, ठीक है, छोटा सा एक टुकड़ा लिया, वो क्यों ज़रूरी है वो समझना है। क्योंकि अगर वो मेरे को पता ही नहीं होगा कि बीमारी कौन सी है, किस तरह की है, क्या क्या इस पे काम कर सकता है, क्या क्या कैसे ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं इस पे, तो बेसिकली बायोप्सी लेना एक तरह से समझ लो आप अपने टारगेट को अच्छे तरह से समझ रहे हो, जान रहे हो, पहचान रहे हो। तो उस टारगेट तक पहुँचने का, उसको ख़त्म करने का एक रास्ता पूरा क्लियर हो जाता है। तो बायोप्सी से बीमारी नहीं फैलती। बायोप्सी, अगर फैली हुई बीमारी में ही बायोप्सी कर रहे हैं, तो बीमारी तो पहले से फैली हुई है। यह बहुत रैपिड फैलने वाली बीमारी है, बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है। तो बहुत लोग ये कह देते कि अरे बायोप्सी कराया इसलिए फैल गया, या फिर फैली हुई बीमारी शुरू से है, आपने जब बायोप्सी कराई और पेट स्कैन हुआ तो पता चला बीमारी फैली हुई है। तो ऐसा नहीं है कि बायोप्सी से बीमारी फैलती है। बायोप्सी एक ज़रिया है कैंसर को जानने और पहचानने का, क्योंकि जब तक जानेंगे और पहचानेंगे नहीं, उसको ठीक करना मुश्किल है। तीसरे मिथक जो आजकल बहुत कॉमन है कि शुगर देंगे अगर तो मेरे पेशेंट का कैंसर बढ़ेगा, या फिर शुगर खाने से कैंसर होता है। ये बिल्कुल, मतलब एक तरह से कह लो कि ये प्रूवन फैक्ट नहीं है, साइंटिफिकली भी नहीं और पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि जो कैंसर सेल्स का जो मेटाबॉलिज्म होता है, उनका ग्रो करने का तरीका होता है, वो आपके नॉर्मल सेल से अलग होता है। नॉर्मल सेल को अगर आप शुगर दोगे, वो ग्रो लेगा, बढ़ेगा, एनर्जी उसकी आएगी। बट जो कैंसर सेल्स हैं, उनको आपके एक्सटर्नल शुगर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। आपके सिस्टम से जो ब्लड में थोड़े बहुत सेल्स हैं या ग्लूकोज ट्रैवल करें, वो उसी से मैनेज करेंगे। अगर आपको 1 ग्राम चाहिए तो उसको मतलब समझ लो कि 0.1 ग्राम चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आपके खाए हुए शुगर से वो ग्रो कर रहा है। आप बंद कर दोगे तो कैंसर ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आप बंद कर दोगे तो उल्टा नुकसान ये होगा कि जो आपका शरीर अब तक कैंसर को झेल रहा था, न्यूट्रिशनली धीरे-धीरे आप डिप्लीटेड होगे, क्योंकि कैंसर तो अपना काम कर रहा है, अपना खाएगा, पिएगा, मस्त रहेगा। आपकी बॉडी जो है धीरे-धीरे डिटोरिएट होगी। कैंसर है तो आपकी बॉडी के अंदर ही। तो अगर आपको स्टार्व किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कैंसर को स्टार्व किया जा रहा है। क्योंकि आपका वज़न अगर मान लो 50 किलो और कैंसर मेरा 100 ग्राम का है उसके अंदर, तो उसके लिए तो बहुत न्यूट्रिशन है। लेकिन आप नहीं खा के, या आप अपने घरवालों को नहीं खिला के, जिनको कैंसर है, आप उनको न्यूट्रिशनली डिप्राइव कर रहे हो। बिल्कुल। तो और कमज़ोर हो जाएँगे, तो लड़ेंगे कैंसर से कैसे? यहाँ तो हम लोगों को चाहिए कि पेशेंट को न्यूट्रिशनली बेटर करें। जैसे कैंसर पता चला, उनके प्रोटीन इंटेक पे ध्यान दें, उनका खाना, क्योंकि कैंसर क्या करता है, आपके एपेटाइट को भी, भूख की क्षमता को भी कम करता है। आपको भूख लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली कैंसर को क्या करना है, आपके शरीर को ख़त्म करना है। तो भूख लगना बंद करता है। कैंसर्स में के सेल्स ऐसे केमिकल निकालते हैं जो भूख को कम करते हैं। एक तो भूख कम हो गई और ऊपर से आपने खाना भी नहीं दिया, तो आपका शरीर ही नुकसान में जाएगा। जी। कैंसर से जुड़ी हुई एक आम सलाह जो आप आम लोगों को देना चाहते हैं?
एक सिंपल सी चीज़ है कि जब लोग कहते थे पहले कि कैंसर इज़ अ साइलेंट किलर, मैं कहूँगा कैंसर साइलेंट किलर नहीं है, ये फुसफुसाता है, ये बुदबुदाता है, बस आपके कान होने चाहिए सुनने को तैयार। इट विस्पर्स, आपके ईयर होने चाहिए जो कि सुने कि हाँ, कहीं ये कैंसर तो नहीं। तो कैंसर को सही समय पे जानिए, पहचानिए और फिर बचाव कीजिए। इसका मतलब कैंसर का इलाज है, बशर्ते आपको जागरूक जी, रहना हो। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर कुंदन, जिन्होंने कैंसर जैसी बीमारी को लेकर न सिर्फ एक एक प्रश्न का सही जवाब दिया, बल्कि बचाव उपाय तमाम सारी चीजें बताई। और एक बात और अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कैंसर का इलाज चौथी स्टेज तक भी संभव है, लेकिन उसके लिए शर्त एक ही है कि वो पकड़ में आ जाना चाहिए। उसका जो सर्जरी है, उसकी जो जांच है, वो पूरी हो जानी चाहिए सही तरीके से, यानी कि कैंसर का डायग्नोस होना बेहद जरूरी है। आप कैंसर से रिलेटेड और क्या सवाल करना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम अगले पॉडकास्ट में डॉक्टर कुंदन से जरूर पूछेंगे। नमस्कार।